हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया हुआ है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस। लास्ट क्लास में हमने जो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन थे वो कवर किए थे, जिसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और अक्रूअल कंसेप्ट को कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। नेक्स्ट कवर करते हैं कि अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन से है। सबसे पहला आता है इसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो एंटिटी क्या होती है, पहचान, कि जो बिजनेस की पहचान है वो उसके ऑनर की पहचान से अलग मानी जाएगी। इसी कारण से जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं बिजनेस के अंदर वो बिजनेस के नाम से किए जाते हैं, और जितने भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी ऑनर की वो अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर अपने नाम से वो रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स में। तो यहाँ पे अगर कोई केस करना होता है ना, बिजनेस के ऊपर किया जाता है केस, बिजनेस के नाम से केस किया जाता है, ना कि ऑनर के नाम से। तो यहाँ पे पहचान क्या होती है, ऑनर की वो अलग होती है उसके बिजनेस से। तो दोनों को क्या माना है, सेपरेट एंटिटी माना गया है कि बिजनेस एक अलग है और जो ऑनर है वो अलग पहचान है उसकी। एक्सप्लेनेशन कहती है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है हम उसे एक सेपरेट यूनिट मानते हैं कि जो बिजनेस की पहचान है वो अलग है उसके ऑनर की पहचान से, क्रेडिटर से, मैनेजर से और अदर से। इन अदर वर्ड्स में अगर बात करें तो जो ऑनर है बिजनेस का वो हमेशा कंसीडर किया जाएगा एक डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, उसे एक पहचान के नाम से जो जाना जाएगा वो सेपरेट माना जाएगा बिजनेस से जो उसने बिजनेस को चलाया है। यानी कि बिजनेस को अलग पहचान है और उसके ऑनर को क्या किया गया, अलग किया गया है। जो बिजनेस यूनिट होती है वो कम्प्लीटली एक अपना अलग सेट ऑफ बुक्स है जो मेंटेन करती है, और जो रिकॉर्ड्स होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रोप्राइटर होता है वो क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर वो क्या मानी गई है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी गई है, जिस कारण से हम उसे बैलेंस शीट के अंदर क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं। क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो फर्म है वो बोरो कर रही है फंड अपने प्रोप्राइटर से, ना कि उसने किसी आउटसाइड पार्टी से उसको उधार लिया है। तो रीज़न क्या रहता है इसका कि हम जो कैपिटल होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है जो इसी कारण से अलाउ किया गया है, क्योंकि कैपिटल को क्या माना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी माना है। तो जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा फर्म के द्वारा तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट जो पे किया जाता है, जो प्रॉफिट होते हैं फर्म के वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जब हम प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसकी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है प्रोप्राइटर के अंदर। जैसे यहाँ पे हम प्रोप्राइटर ले लेते हैं और दूसरी तरफ ले लेते हैं बिजनेस को। प्रोप्राइटर ने क्या किया, इसमें कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोप्राइटर क्या है, क्रेडिटर है। तो जो ये कैपिटल ली गई है ये क्या, इसके लिए उधारा पैसा है, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, ये लायबिलिटी है। तो जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या करेगा, बिजनेस पे करेगा किसको, प्रोप्राइटर को, क्योंकि प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में और बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोप्राइटर को देगा। तो जो ये इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर प्रोप्राइटर को दिया गया बिजनेस के द्वारा तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है। इसी कारण से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के कारण जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं
कैपिटल अकाउंट बनाते तो यहाँ पे इस तरीके से है, जो इसमें दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। कैपिटल क्या होती है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाई जाती है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जिसका ओपनिंग स्टार्टिंग होती है ना, इसकी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से, तो वो भी हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड से दिखाएंगे। तो जब इन्हें यानी कि जो प्रोप्राइटर है उसे जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। जिससे क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर की कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों जुड़ जाती हैं, जिस कारण से जो कैपिटल क्या होती है, इसकी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी तरफ जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं अमाउंट, तो उसे ड्रॉइंग बोलते हैं। इसी तरीके से जो गुड्स यूज़ की गई है स्टॉक ऑफ बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस से, वो तो क्या एक्सपेंडिचर है बिजनेस का, क्योंकि वो गुड्स बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की गई है, इस कारण से वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है। लेकिन इसी तरीके से अगर वही गुड्स है जो प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर ली, तो वो क्या बन जाएगी, ड्राइंग बन जाएगी। जो ये कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी का, ये सेपरेट एंटिटी कहते हैं कि जो प्रोप्राइटर का घर है उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो उसने सिक्योरिटीज़ के अंदर की है, जो उसकी पर्सनल कार है, पर्सनल इनकम है, उसके एक्सपेंडिचर है, वो क्या करेंगे, अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखाए जाएंगे। उसको बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर है जो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो पर्सनल अकाउंट अपने खुद मेंटेन करेगा प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर के पास कोई अनदर बिजनेस एंटिटी है तो वो भी क्या करेगा, उस बिजनेस एंटिटी के भी अलग से रिकॉर्ड रखेगा, मिक्स नहीं करेगा वो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक प्रोप्राइटर के पास दो बिजनेस है तो वो दोनों बिजनेस के अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेगा, इकट्ठे अकाउंट है जो मेंटेन नहीं कर सकेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर प्रोप्राइटर के पास दो बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी, तो प्रोप्राइटर क्या करेगा, इसकी अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, इसकी अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, ताकि उसे पता चल जाए कि इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है और क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, और ऐसे इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है और इसकी भी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो सेपरेट रखेगा, मिक्स नहीं करेगा। ये कंसेप्ट जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, ये लागू होगा सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाम से क्लियर है, मनी मेजरमेंट यानी कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के अंदर जिन्हें हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई ऐसा इवेंट या फिर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसे हम मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर पाते, तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो प्लेस नहीं दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि झगड़ा हो गया है प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में, जब तक प्रोडक्शन मैनेजर गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक सेल मैनेजर कैसे गुड्स को सेल कर दे। इन दोनों के झगड़े का जो असर ज़रूर मिलेगा बिजनेस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर सकते। ऐसे जो हड़ताल हो जाती है, स्ट्राइक्स जो हो जाती हैं, उन्हें भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है बिजनेस में, लेकिन इसको मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर पाते। ऐसे ही अगर हमारे कंपटीटर ने कोई बेटर प्रोडक्ट है जो लॉन्च कर दे मार्केट के अंदर, उसका इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट की सेल के ऊपर जरूर पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसे मनी के टर्म के अंदर मेज़र नहीं कर पाते। तो ऐसा कोई भी फैक्ट या कोई भी ऐसी हैपनिंग जिसे हम मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर पाते, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मनी सिर्फ एक मेज़रमेंट का एक साधन है, यानी कि हम क्या करते हैं, मनी के अंदर मेज़र करते हैं ट्रांजेक्शन को और इवेंट को। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक बिजनेस के अंदर एक पार्टिकुलर डे पे 50,000 कैश है, 5,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है, 10,000 किलोग्राम फिनिश गुड है, 5 मशीनें हैं, 100 चेयर है, 20 फैन है। तो ये तो क्या क्वांटिटी है, तो इसे तो मनी के टर्म में नहीं बताया गया, तो इनको मैं तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी जब तक इन्हें मनी के टर्म में हम मेज़र नहीं कर लेते। अगर हम इसे एक्सप्रेस करें कि कैश 50,000 की है, रॉ मटेरियल 2.5 लाख रुपए के,
फिनिश गुड्स 5 लाख की है, मशीन 20 लाख की है और जो चेयर्स हैं वो 50,000 की है, फ़ैन है जो 80,000 के हैं। तो जब हमने इस तरीके से इसको मनी की टर्म में मेज़र किया तभी हम इसको क्या करेंगे, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर पाएंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलेवेंट रहे, सिंपल रहे, अंडरस्टैंडेबल रहे और होमोजीनियस रहे। इसी कारण से क्या किया जाता है, एक कॉमन यूनिट के अंदर मेज़र किया जाता है सबको, जिसे हम मनी मेज़रमेंट बोलते हैं। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम एक कॉमन यूनिट के अंदर मेज़र करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, मनी। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर हमें ट्रू प्रॉफिट या फिर लॉस का पता लगाना है ना, तो वो तो हमें सिर्फ तभी पता चल सकता है जब बिजनेस क्या हो रहा है, कंप्लीटली बंद हो रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जानना ज़रूरी होता है कि हर साल कितना प्रॉफिट कमाया गया है, कितना लॉस कमाया गया है। इस कारण से जो पूरा लाइफ टाइम होता है ना बिजनेस का, उसे डिवाइड कर दिया जाता है इंटरवल्स के अंदर, जिसे हम मेनली क्या करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कन्वर्ट करते हैं एक साल को। क्योंकि अब इतना लंबा वेट कौन करेगा कि बिजनेस बंद होगा तब जाकर के मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस पता लग पाए। तो जब बिजनेस बंद होगा इतना लंबा वेट कोई नहीं करता, और अगर बिजनेस बंद होने पे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है तो उसमें कुछ अगर सुधार करने की ज़रूरत है तो वो सुधार करने का मौका क्या होता है, गंवा चुके होते हैं हम, वो मौका हमारे हाथ से जा चुका होता है। तो इस कारण से क्या किया जाता है, छोटे छोटे क्लास इंटरवल के अंदर पूरी लाइफ टाइम को, बिजनेस की पूरी लाइफ टाइम का जो डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम एक अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलता है। जो ये टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक डिवाइड करने का क्या मकसद होता है, ताकि जो यूज़र्स रहते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ रहती हैं बिजनेस की, उन्हें पता चलता रहे टाइम टू टाइम कि बिजनेस की पोजीशन है क्या। लेकिन ऐसी कंपनी जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट है जो पब्लिश करनी होती है क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि हर 3 महीने के बाद है जो रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर असेट रिकॉर्ड की जानी है वो किस बेस पे की जानी है, ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे की जानी है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि असेट खरीदी गई है 20 लाख रुपए की, 20 लाख की मशीन खरीदी गई है, और जो ये मशीन है ये हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 10 साल तक इसकी यूजेज लाइफ है, यानी कि 10 साल तक इसे यूज़ किया जाएगा। तो 10 साल तक जब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखाएंगे ना, तो वो इसी बेस पे इसको दिखाया जाएगा। तो जो ये हमारे पास कॉस्ट होती है ये किस बेस पे होती है, पास्ट डेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिस कारण से इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड कंसेप्ट भी बोला जाता है। यानी कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर असेट्स दिखाएंगे ना, तो उस केस में हम कैसे दिखाएंगे इसे, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड जाती होती है, मशीन दिखाएंगे 20 लाख की, 20 लाख में से माइनस करते हैं जो डेप्रिसिएशन। अब इसका लाइफ है जो 10 साल है, तो 10 साल यानी कि 10 से अगर डिवाइड करूं तो 2 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ईयर में 20 लाख में से 2 लाख डेप्रिसिएशन माइनस करके 18 लाख दिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट ईयर फिर क्या करेंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर सेकेंड ईयर क्या किया जाएगा, जो मशीनरी दिखाई जाएगी, मशीनरी के अंदर फिर दोबारा क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। लेकिन बेस किसको रखेंगे हम, 20 लाख को। जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस बेस पे लगेगा, 20 लाख के ऊपर बेस लगेगा। ऐसे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 10 ईयर तक मैं क्या करूंगी, इसी में कॉस्ट को बेस मान के जो अकाउंटिंग करूंगी। इसमें हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे मार्केट में वैल्यू असेट की बढ़े या कम हो, तो ये कोई मैटर है जो नहीं रहेगा बिजनेस के लिए। जस्टिफिकेशंस फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। जस्टिफिकेशन क्या है इसकी, कि जो ये कॉस्ट होती है ये क्या होती है, वेरीफाइबल होती है। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट रिकॉर्ड की गई बुक्स के अंदर वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। यानी कि जिस कॉस्ट पे अक्वायर किया सेट, उसी को बेस मान के जो अकाउंटिंग की जाती है।
तो आगे इसकी वेरिफिकेशन करनी होगी तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आसानी से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जस्टिफाई कर सकते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से, जो अज्यूम करता है कि एंटरप्राइज है वो लंबे टाइम तक अपनी एक्टिविटी को है जो कंटिन्यू रखेगी। यहाँ पे करंट वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि जो मार्केट वैल्यू होती है, जो करंट वैल्यू होती है असेट की, उसे डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। जो वैल्यूएशन होते हैं कि एक्सपर्ट द्वारा वो डिफरेंट होते हैं अनदर एक्सपर्ट के वैल्यूएशन से, जिस कारण से हम मार्केट वैल्यू को जो कंसीडर करते ही नहीं है। फिर मार्केट वैल्यू जो होती है असेट की वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना कि कब वैल्यू बढ़ेगी कब वैल्यू कम होगी, तो मार्केट प्राइस क्या है उसका, जिस कारण से मार्केट वैल्यू को कंसीडर ही नहीं किया जाता। अब इसकी कमियाँ क्या आती हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की। ऐसी एसेट जिसके लिए कुछ पैसा पे नहीं किया गया हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि जो फेवरेबल लोकेशन होती है, ब्रांड नेम होता है, रेपुटेशन होती है, जो बिजनेस की जो नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल स्किल बिल्ट की जाती है एंटरप्राइज के अंदर, ये सभी अनरिकॉर्डेड रहती हैं। बेशक ये वैल्यूएबल एसेट है, इनका असर ज़रूर पड़ता है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि अगर फेवरेबल लोकेशन होगी, बिजनेस हमारा एक ऐसी जगह पे लोकेट है जहाँ पे बहुत कस्टमर आते हैं, असर तो पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते। ब्रांड नेम अगर पॉपुलर है तो इफेक्ट है जो पॉजिटिव पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन ये वैल्यूएबल एसेट होती हैं। तो ये इसकी कमी रहती है कि जिन एसेट के लिए मैं कुछ पे नहीं कर पा रही उनको मैं बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो जिस टाइम पे महंगाई आई होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो उस टाइम जो हमारा नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज करेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्या होगा, सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया एसेट के ऊपर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस किया है, लेकिन रिवेन्यू तो क्या ले ली, करंट प्राइस पे, और डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे, तो जिस कारण से जो प्रॉफिट आएगा वो सही नहीं आएगा। जो इंफॉर्मेशन बेस होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर वो यूज़फुल नहीं रहती मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए और क्रेडिटर्स के लिए। नेक्स्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट। अगर हम करेक्ट प्रॉफिट जानना चाहते हैं ना तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है मैचिंग कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो मैंने रिवेन्यू कमाई है उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे कितना मेरा कॉस्ट आया है वो मैं मैच करके दिखाऊंगी। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितना मैंने रिवेन्यू जनरेट किया है उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे कितना कॉस्ट आया है वो कॉस्ट भी मैं लेके चलूँगी, मैच करके चलूँगी रिवेन्यू और कॉस्ट को, ताकि मुझे ट्रू प्रॉफिट है जो पता लग जाए। तो इसमें फर्स्टली हम क्या करेंगे, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना कॉस्ट आया है वो हम दोनों क्या करेंगे, मैच करके चलेंगे। हम कुछ पॉइंट को है जो कंसीडर करते हैं जब मैच करते हैं कॉस्ट को रिवेन्यू के साथ। फर्स्ट आते हैं तो जिन आइटम से मुझे रिवेन्यू जनरेट हुआ है उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शामिल किया है, तो उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी मेरे एक्सपेंस पे किए गए, चाहे वो पे नहीं किए गए कैश के अंदर, वो भी मैं दिखाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। यानी जितना मैंने रिवेन्यू दिखाया है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी खर्चे आए हैं, चाहे वो खर्चे मैंने कैश में पे किए चाहे मैंने कैश में पे नहीं किए, तो वो सभी खर्चे भी मैं दिखाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस मान के, ताकि मुझे ट्रू प्रॉफिट पता चल जाए। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं ये वो एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट तो मैं एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ले चुकी हूँ, लेकिन अभी तक इनके पेमेंट करनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिनको मैंने अभी तक कैश में पे नहीं किया गया उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाऊंगी। ऐसे एक्सपेंसेस पे कर दिए गए हैं जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे, यानी कि पार्शली इससे रिलेटेड थे और पार्शली नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे, तो वो एक्सपेंस पे कर दिए। जैसे एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, लेकिन वो पार्शली क्या था, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, तो उनको क्या करूँगी, जो सिर्फ इस ईयर का पार्ट बनते हैं ना उतना तो मैं इस ईयर में इंक्लूड करूं, और जो नेक्स्ट ईयर का पार्ट बनता है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर मैं इंक्लूड करूं, ताकि मुझे ट्रू है जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा पाऊँ। जैसे एग्जांपल के लिए
कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 12 महीने का पे कर दिया, लेकिन 12 महीने में से 2 हिस्से करते हो 6 महीने। 6 महीने तो हमारे करंट ईयर के अंदर आते हैं, 6 महीने हमारे जो नेक्स्ट ईयर है ना उसमें आएंगे। तो जो ये 6 महीने का इस साल का मेरा बनते हैं ना इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो मैं इसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान दिखाऊं, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि मैंने रिवेन्यू को किसके साथ मैच करना है, कॉस्ट के साथ मैच करना है। तो मेरा जो इस साल का बनते हैं ना इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो मैं इसी साल शामिल करूँगी। जिसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा ना, उसको मैं नेक्स्ट ईयर में ही काउंट करूँगी। तो जो एक्सपेंस का पार्ट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, उसे मैंने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखा देना है। नेक्स्ट आते हैं कि जो कॉस्ट होते हैं गुड्स की, जो अभी अनसोल्ड स्टॉक रह गए ना, उसकी कॉस्ट की बात की जा रही है। जो कॉस्ट है रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स की, जो अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद स्टॉक बच जाता है ना, उसकी बात की जा रही है। टुगेदर विद एक्सपेंस, यानी कि जो उसके ऊपर खर्चे हैं ना, वो भी साथ में लेके चलेंगे। उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जो स्टॉक अनसोल्ड रह जाते हैं ना, वो हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सेल करना होता है। जिस कारण से जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। इसी तरीके से जो इनकम रिसीवेबल है वो तो हम रिवेन्यू में ऐड कर देंगे, लेकिन जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो चुकी है, जैसे 2026 की इनकम थी वो मुझे 2025 में रिसीव होगी, तो वो इस साल की इनकम तो नहीं है ना। जबकि मैचिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं कि इस साल के दौरान जितनी भी मेरी इनकम है और जितने भी मेरी खर्चे, वो दोनों मैच करके चलूँ, यानी कि रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों को मैच करके चलूँ। तो जो मेरे को एडवांस में इनकम रिसीव हो चुकी है वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, इस कारण से मैं क्या करूँ, उसको रिवेन्यू में से माइनस कर दूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो सभी डुअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। अगर हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो वहीं दूसरे अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होकर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते तो इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक स्टेटमेंट दी गई है कि बैलेंस शीट की जो दोनों साइड होती है ना वो हमेशा इक्वल आएंगी। जैसे स्टेटमेंट असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, ये स्टेटमेंट हमेशा ही क्या आएगी, इक्वल आएगी। असेट किसके इक्वल आएगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, और कैपिटल किसके इक्वल आएगी, असेट माइनस लायबिलिटी के। जब भी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट के अंदर, ताकि जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाए। अगर इक्वेशन की एक साइड पे जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, या तो वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, तो वहीं दूसरी साइड भी इफेक्ट है जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज का जरूर पड़ेगा, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस में रहे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तब इक्वेशन बैलेंस में रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स ने बिजनेस खोला है, उसने 20 लाख की लगा दी कैश, 5 लाख का लगा दिया उसने लोन। जो खुद बिजनेस के अंदर पैसा कमेंस किया गया, नहीं लगाया गया, तो वो क्या कैपिटल है। तो 20 लाख की क्या है, कैपिटल। 5 लाख का लोन लिया गया है, बाहर से थर्ड पार्टी से जो लोन लिया जाता है वो लायबिलिटी होती है। और 25 लाख की क्या कर ली, असेट खरीद ली, जैसे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। तो इक्वेशन कह रहेगी असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट कितनी खरीदी है, 25 लाख की, जिसमें लायबिलिटी 5 लाख थी, यानी जो लोन लिया गया था, और जो कैपिटल लगाई थी 20 लाख की। तो दोनों साइड क्या इसकी इक्वल हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये अकाउंटिंग कंसेप्ट बनते थे। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।